हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। आज हम अलजेब्रा को सीखने के लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। उसमें आपको डिफरेंट सिचुएशंस का या डिफरेंट तरह की स्टेटमेंट्स का आपको सामना करना पड़ेगा और फिर उनसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और फिर इक्वेशंस बनाने का प्रयास करेंगे। और फिर जो डेली लाइफ में हमारे पास जो क्वेश्चन फेस होते हैं उनको हम अलजेब्रा से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलजेब्रा की ये तीसरी वीडियो है। मैं काफ़ी दिनों से इसी प्रयास में था कि बच्चे या स्टूडेंट्स जो अलजेब्रा को छठी क्लास से या सातवीं क्लास से स्टार्ट करते हैं और उनको 10th क्लास तक जाते जाते मैथ का एक फोबिया हो जाता है। और वो फोबिया का जो बेसिक कारण है अर्थमेटिक के बाद दूसरा कारण है वो हमारी एजुकेशन सिस्टम में अलजेब्रा का। और अलजेब्रा का जो स्टार्ट होता है क्लास में तो उस तरीके से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और यही कारण है कि फिर बच्चे आगे से आगे फिर वो उन चीज़ों में सिचुएशंस में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं और फिर पर्टिकुलर अलजेब्रा के पार्ट के कारण ही वो एग्ज़ाम में मैथ का एक फोबिया फेस करते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो अलग अलग सिचुएशंस हैं और अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं जो हमारी बुक्स में हमने पढ़ी होंगी, चाहे वो 7th क्लास में पढ़ी चाहे 8th क्लास में पढ़ी, जिसमें हमें तरह तरह की रियल लाइफ डेली लाइफ की जो सिचुएशंस हैं वो हमें स्टेटमेंट के रूप में बुक में दी हुई होती हैं। तो आज हम उन्हीं को समझेंगे। यहाँ मैंने 5-7 सिचुएशन ली हैं। इन सिचुएशंस को हम 2-3 तरीके से समझ सकते हैं और इससे फिर क्या बनेगा, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं और अलजेब्रिक इक्वेशन बन सकती है। और हमारी जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, मैच कर सकते हैं, या किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप उसको कोरिलेट कर पाओगे। और इसके बाद फिर आप जब अलजेब्रिक चीज़ों को देखेंगे, उन चैप्टर्स को देखेंगे, तब आपको काफ़ी एक राहत महसूस होगी, कंफर्टेबल फील होंगे कि हाँ अब हमें कुछ ना कुछ इन चीज़ों में समझ में आ रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कई एग्जांपल्स हैं, इनमें से पहला एग्जांपल हम लें कि मान लो कोई एक टोकरी है, उस टोकरी में उस बंदे के पास है चीज़ें हैं कुछ, तो वो उनको बता रहा है कि 2 बैग हैं या 2 पैकेट है किसके, पोटैटो के, यानी कि आलू के 2 पैकेट है उसके पास, और 5 ओपन में ऑब्जेक्ट है कोई भी, यानी कि 5 ग्रीन चिल्ली यानी कि हरी मिर्च डाली हुई है। तो उसके पास जो क्वांटिटी है वो क्या है, 2 बॉक्स या 2 बैग या 2 पैकेट आलू के हैं। तो उनको हम जब अलजेब्रिकली दिखाएंगे तो हम उनको कैसे दिखाएंगे, तो उसको हम ये दिखा सकते हैं कि मान लीजिए जो एक बैग है उसमें मैं नहीं पता कि कितने आलू हैं या कितने 1 किलो आलू में कितने आलू हैं, तो आलूओं की संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये जो क्वांटिटी जो बता रही है कि 2 बैग्स और या 2 पैकेट्स, यानी कि जो 2 बैग हैं या 2 पैकेट हैं आलू के, उनको हमने क्या मान लिया, 2x। 2x क्यों हुआ, क्योंकि एक जो पैकेट है आलू का उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, यानी कि एक पैकेट बॉक्स में या एक बैग में या एक पैकेट में कितने आलू हैं, x आलू हैं। तो 2 पैकेट में कितना हो गया, 2x। तो ये जो सिचुएशन है इसको 2x और 5 आलू ने होकर के कोई और चीज़ है, तब भी हम उसको 5 लिखेंगे। अगर हम आलू को ही बता दें तो ये एक पैकेट था बंद पैकेट में आलू हैं और वो कितने पैकेट है, 2 पैकेट है उसके पास। तो 2 पैकेट और बंद हैं, उसके अलावा वो 5 आलू को भी ले सकता है। ये भी कह सकता है कि 2 पैकेट बंद हैं और 5 आलू खुले हैं, यानी कि आलू की संख्या। तो हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक किस्म से ये बता रहा है कि उसके पास जो आलू हैं वो हम इस तरीके से बता सकते हैं। दूसरी इसी की सिचुएशन क्या बन सकती है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन की भी बन सकती है। अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे बनेगी, जैसे मान लो वो कहता है कि उसके पास 2 किलो आलू हैं और उसने 5 किलो टमाटर लिए हैं। 2 किलो आलू और 5 किलो टमाटर और 200 रुपये के हैं। तो ये सिचुएशन अब यहाँ पर एक इक्वेशन का रूप ले रही है, एक इक्वेशन यानी कि समीकरण का रूप। यहाँ पर जो 200 रुपये हैं वो क्या है, रुपये की क्वांटिटी यानी कि कॉस्ट है। अब जब हम कॉस्ट का जिक्र करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या बोला कि 2 किलो आलू और 5 किलो टमाटर,
तो अगर हम इनकी कुल कॉस्ट दोनों की मिला करके 2 किलो आलू और 5 किलो टमाटर की कॉस्ट कितनी बताई है, 200 रुपये बताई है। तो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ की हमें वैल्यू नहीं पता, वो अननोन क्वांटिटी है, उसको हम वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो 2 किलो आलू की कॉस्ट है, तो हमने 1 किलो आलू की कॉस्ट क्या मानी, x रुपीज़ मानी। तो x रुपये आलू 1 किलो का है, तो 2 किलो आलू का कितना होगा, 2x। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2x। फिर उसमें ऐड करेंगे हम 5 kg टमाटो, यानी कि 5 किलो आलू टमाटर। तो टमाटर की मान लो 1 किलो की कॉस्ट क्या है, वो है y रुपीज़। यानी कि जो भाव है, जब हम भाव पूछते हैं तो वो रेट होता है, इंग्लिश में हम इसको रेट बोल लेंगे, और हम मैथ की भाषा में दर भी कहते हैं इसको। हम नॉर्मल जब हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो दर शब्द का प्रयोग कम करते हैं, लेकिन मैथमेटिकली हम दर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम दर को कहेंगे कि भी किस दर से टमाटर मिले, यानी कि किस भाव से टमाटर मिले। तो 1 किलो टमाटर की जो कॉस्ट है वो क्या है, y है। तो 5 किलो की कॉस्ट क्या होगी, 5y। तो 5y, ये दोनों की कॉस्ट मिला करके कितने रुपए है, 200 रुपये। तो इस प्रकार से ये एक समीकरण बन चुकी है, यानी कि एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसको हम बोल लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजीय व्यंजक। और ये इक्वेशन ये बन चुकी है इसी सिचुएशन में। अब हम लेते हैं दूसरी सिचुएशन। मान लीजिए हम कोई किसी सिचुएशन को दर्शाते हैं कि किसी बच्चे के पास, किसी घर में उसके पास 5 आम हैं और 2 एप्पल हैं और 7 कोई ऑब्जेक्ट हैं ऐसे ही रखी हैं, चाहे वो चॉकलेट हो सकती है, टॉफ़ी हो सकती है, कोई भी चीज़ें। तो उसके पास जो संख्या है, उसके पास बॉक्स में संख्या है या एक बाउल में उसने डाल रखा है, तो हम उसको सिचुएशन को दिखाएं। तो 5 आम, तो आम जितने भी हैं उनको हमने क्या मान लिया, x मान लिया यहाँ पर। यानी कि आम को क्या मान लिया हमने, आम को मान लिया x। जहाँ हमने आलू की कॉस्ट को क्या मानना था, x मानना था, ऐसे ही हमने टमाटर की कॉस्ट को क्या मानना था, y मानना था। तो ऐसे ही यहाँ पर हम एप्पल को क्या मान रहे हैं, एप्पल की कॉस्ट को या एप्पल की संख्या को, तो वो मान रहे हैं y और 7 ऑब्जेक्ट। अगर हम सिर्फ ये लें कि वो 7 ऑब्जेक्ट कोई और भी हो सकती हैं, या कि एक पैकेट था, उस पैकेट के अंदर 5 आम थे और एक और पैकेट था जिसमें 2 सेब थे, 7 कोई चीज़ें अलग से रखी हैं, तो हम उसको खाली एक दिखाना चाहिए कि मेरे पास क्या सामान है, तो हम उनको ये बता सकते हैं कि हमने आम को क्या माना था, x माना था। तो ये आपके 5 बॉक्स हो गए आम के, तो 5 × x, यानी कि एक बॉक्स में कितने आम है, x आम है, तो 5 बॉक्स हो गए। ऐसे ही 2 बॉक्स ऑफ एप्पल, तो एप्पल की संख्या हमें नहीं पता कि एक बॉक्स में कितनी है, तब हम ये बता रहे हैं 7 कोई ऑब्जेक्ट है, तो 7 ऑब्जेक्ट हम यूँ लिख सकते हैं। ये 7 ये भी हो सकता है, हम इस तरीके से ले सकते हैं कि 7 आम हैं या 7 एप्पल हैं, खुले में भी रखे हैं, ये भी हम डाल सकते हैं। ये सिचुएशन रिप्रेजेंट कर रही है इस प्रकार से। दूसरी इसकी अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो एक इक्वेशन ये बन सकती है कि हम किलो मान लें कि भी 5 किलो आमों का मूल्य। तो अगर हमने ये मान लिया कि भी आम का जो भाव है वो x रुपये किलो, यानी कि आम आता है मान लो x रुपये का 1 किलो, तो हमने लिए कितने हैं, हमने मान लो 5 किलो आम लिए हैं। तो हम इस इक्वेशन को ये बनाएंगे कि 5 किलो आम खरीदे हैं और 2 किलो एप्पल खरीदे हैं, तो आम का जो भाव है वो कितना है, x रुपीज़ है, और एप्पल का भाव वो हमने क्या मान लिया, y रुपीज़ मान लिया। तो इसको हम अलजेब्रिकली ये रिप्रेजेंट करेंगे कि जो 5 किलो आमों का x रुपीज़ के भाव से कॉस्ट कितनी हो जाएगी, हम कॉस्ट की हमेशा क्वांटिटी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। भाव है x रुपये का और क्वांटिटी कितनी है, 5 किलो, तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो ये जो 5x है ना, ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रही है कॉस्ट को, यानी कि जो 5 किलो आम थे और आम का भाव क्या था, x रुपये के 1 किलो, x रुपये के 1 किलो आम, तो 5 किलो आम का भाव कितना हो गया, 5x, यानी कि 5x जो है वो क्या है, आमों की कॉस्ट है। अब हम लेते हैं 2y, यानी कि जो एप्पल है उसका भाव क्या है, y रुपीज़ है। हमने मान लिया कि 1 किलो एप्पल y रुपीज़ के आते हैं और 2 किलो हमने एप्पल लिए। तो यहाँ हम इस इक्वेशन को बना रहे हैं कि मान लो हमने किसी सिचुएशन में, किसी ऐसी स्टेटमेंट में ऐसा आ जाए कि भी 5 किलो हमने आम खरीदे और आम का भाव क्या है, x रुपये है, हमें पता नहीं है,
तो आम का भाव x रुपीज़ है और 5 किलो आम है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हुई 5x। ऐसे ही एप्पल का 2 किलो एप्पल है और 1 किलो एप्पल का भाव क्या है y है, तो दोनों की कॉस्ट मान लीजिए वो बंदा 900 रुपये पे करके आ रहा है, तो ये इज इक्वल टू -100 आ जाएगा। तो ये है कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट किसकी है, ये है 5 किलो आम की कॉस्ट और ये है 2 किलो सेब की कॉस्ट। दोनों कॉस्ट को जब हम जोड़ देंगे तो कॉस्ट कितनी आई 900 रुपये, यानी कि उस बंदे को अपनी जेब से कितने रुपए देने पड़े 900 रुपये उसको देने पड़े। ये सिचुएशन दिखाई है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। 8 बॉक्स ऑफ या 8 बैग ऑफ नोटबुक -10 पेन या 10 कोई ऑब्जेक्ट रखी है ऐसी ही, तो हम उसको अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में दिखाना चाहे तो ये बता सकते हैं कि मेरे पास 8 जो नोटबुक के बॉक्स रखे हैं या बड़े बंडल रखे हैं, तो 8T, हमने यहाँ पर T किसको ले लिया, हमने यहाँ पर T ले लिया नोटबुक के संख्याओं को, यानी कि एक जो बॉक्स है, एक जो बड़ा बॉक्स है उसके अंदर कितनी नोटबुक है, T नोटबुक है और हमारे पास बॉक्स कितने हैं 8, तो 8T इतनी नोटबुक हमारे पास होंगी और माइनस में 10 ऑब्जेक्ट, तो वो 10 ऑब्जेक्ट कोई और भी ले सकते हैं या यूँ कर लें कि हम इनमें से 10 नोटबुक हमने हटा दी, तो ये माइनस में 10 नोटबुक जो उस बॉक्स में थी उनमें से हटाने को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस में 10। तो मान लीजिए हमारे पास जो एक बहुत बड़ा बॉक्स था, उस बॉक्स में नोटबुक्स हैं और वो बॉक्स कितने हैं 8 हैं और उनमें से हमने 10 नोटबुक को निकाला और हमने उसको बाहर कर दिया। तो अब उस सारे सिस्टम में या हमारे पास कितनी नोटबुक है, 8 बॉक्स थे, उनमें से 10 नोटबुक हमने हटा दी थी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक एक्सप्रेशन को, यानी कि एक बीजीय व्यंजक है ये हमारा ये। अब मान लो इसी का मैं एक और क्वेश्चन बना लेते हैं इक्वेशन के रूप में। तो इक्वेशन के रूप में मान लो हम ये कहें कि एक नोटबुक मान लो T रुपीज़ की आती है, एक नोटबुक कितनी कहती है T रुपीज़ की आती है, यानी कि T रुपये में एक नोटबुक आती है, यानी कि हमें उसका मोल पता नहीं है, तो पता नहीं है तो हम उसको क्या मान सकते हैं T मान सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि एक नोटबुक T रुपीज़ की आती है, तो 8 नोटबुक कितनी हुई 8 गुना T, यानी कि 8T क्या है नोटबुक का मूल्य, यानी कि जो नोटबुक जितनी भी हमारे पास 8 हैं, 8 नोटबुक्स का मूल्य कितना हो गया 8 × T प्लस 2U। मान लो हमने पेन का मूल्य मान लिया U रुपीज़, तो 2 पेन खरीदे, 8 नोटबुक खरीदी जो कि T के हिसाब से, 2 पेन खरीदे वो U के हिसाब से, तो कुल कितने रुपए दिए 100 रुपये दिए। तो एक स्टूडेंट गया वो सिचुएशन को दिखा रहा है, ऐसी स्टेटमेंट बनी है उसके साथ कि उसने 8 नोटबुक खरीदी T रुपये के हिसाब से और 2 पेन खरीदे U रुपीज़ के हिसाब से, तो वो 100 रुपये दे के आया है। तो आपको ये पता लगाना है कि भी वो कितने रुपए की नोटबुक है, कितने रुपए की पेन है। तो इसको आगे हम इक्वेशंस को सॉल्यूशन में देखेंगे। ऐसे ही ये जितने भी सिचुएशंस आप देख रहे हैं, इन सिचुएशंस में आपने ये देखा होगा कि जितने भी स्टेटमेंट्स के रूप में हम आगे फ्रेम भी करेंगे या स्टेटमेंट्स भी इनकी बनी हुई हो सकती है, और इन्हीं सिचुएशंस को हम फिर अलजेब्रा के रूप में, यानी कि बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक इक्वेशंस का रूप देंगे। तो यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी सिचुएशन को कन्वर्ट करना होता है हमें अलजेब्रिक इक्वेशंस के रूप में, और फिर हम उनका सॉल्यूशन करते हैं और इसी को हम अलजेब्रा कहते हैं। और इसके लिए अलग अलग मेथड्स अप्लाई करेंगे। पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे, तो एक्सप्रेशन चल रहे हैं, एक्सप्रेशंस के बाद हम इक्वेशंस पे जाएंगे। अब अगला एक सिचुएशन है, ये क्या है, कह रहा 3 बॉक्स हैं, पेंट की शीशी के बॉक्स हैं, यानी कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, 2 ग्रुप में बांटी है, 3 बॉक्स हैं पेंट की शीशी के, यानी कि जो शीशी आती है पेंट की कलर्स की, और वो बॉक्स कितने ग्रुप में डिवाइड कर दिए, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए, या यूँ कह सकते हैं 2 बच्चों में डिवाइड कर दिए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए और 8 ब्रश उसमें से हटा दिए, या 8 बॉक्स में से वो जो 8 शीशी भी हम कह सकते हैं। तो अगर हम आइटम वैसे ही बोल रहे हैं कि भी 3 बॉक्स पेंट की शीशी के थे, यानी कि बड़े बड़े बॉक्स हैं उनके अंदर पेंट की शीशी है छोटी छोटी, तो वो हम उसमें निकालेंगे। और 8 शीशी को भी हम हटा सकते हैं, तो हम उसको 8 शीशी मान लें, या उसको हम 8 ब्रश भी कह सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि भी 8 ब्रश है, तो हम W की सेंस में नहीं लिखेंगे, सिर्फ शीशियों की संख्या ही लेंगे। यहाँ पर है 3, अब 3W/2 जो ये बना है, ये इस इक्वेशन से बना है, इसको आप समझने की कोशिश करें। ये क्या कह रहा है, 3 बॉक्स थे पेंट की शीशी के, मान लो हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मान लो
24 सीसी है। कितनी सीसी है? 24। तो 24 सीसी है, बॉक्स कितने हैं? 3 है। तो कितने हो गए? 24 दिए 72 सीसी पेंट की है। यानी कि जो बक्से हैं उन बक्सों में एक बॉक्स में 24 के हिसाब से देखें तो 3 बक्से कितने हो गए? 72 सीसी होगी। और 2 ग्रुप में डिवाइड किए तो इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी सीसी उस ग्रुप को मिली। एक जो ग्रुप है लड़कों का और एक ग्रुप है लड़कियों का, तो मान लो हम बात करें कि लड़कों के ग्रुप को कितना मिला? ये मिला। तो हम इसको दिखाने के लिए ये जो सिचुएशन है इसको कैसे दिखाएंगे? मान लो कि पेंट की जो एक बॉक्स में जो सीसी है वो कितनी है? W है। जो हमने भी क्या माना? 24 सीसी मानी है। एक बॉक्स में कितनी मानी है? 24 सीसी। और वो यहाँ पर हम क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो W को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3W का मतलब है 3 बॉक्स में सीसी कितनी है? 3W। यानी कि एक बॉक्स में कितनी सीसी? W सीसी। तो W भी लिख सकते हैं, X भी लिख सकते हैं, Y भी लिख सकते हैं, T भी लिख सकते हैं, फिर Z भी लिख सकते हैं, फिर V भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस में हम वेरिएबल्स को नॉर्मली हमारे मैथ में X और Y ही लेते हैं, लेकिन हम वेरिएबल्स को यानी कि चर को हम X, Y, Z, W, T, V, U इस प्रकार से हम अलग अलग नोटेशन से भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो आपका 3W/2 ये किस चीज़ को बता रहा है? ये इस सिचुएशन को दिखा रहा है। ये सिचुएशन मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये है बेटा 3 बॉक्स पेंट की सीसी के, और वो डिवाइड कर दिए 2 ग्रुप्स में। एक लड़कियों का ग्रुप था और एक लड़कों का ग्रुप था। तो मान लो हम लड़कों के ग्रुप की बात करें कि लड़कों के ग्रुप को कितने मिले? लड़कों के ग्रुप को मिले बॉक्स 3 बॉक्स की जितनी सीसी है उनका आधा। तो अगर हम 24 के हिसाब से देखें तो 24 दिए 72 और आधा कर दिए तो 36। तो 36 सीसी उनको मिली है -8। मान लो ये कह दें कि 8 सीसी उनसे टूट गई, गिर गई, गुम हो गई, तो 8 घटा देंगे। तो इस सिचुएशन को दिखा रहे हैं कि लड़कों के पास सीसी इतनी है। अब इसी सिचुएशन का एक दूसरा एग्जांपल ले लें कि मान लो हम ये मान लें कि एक सिचुएशन ली है, उसमें ये बोल रहा है कि 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स सीसी के हैं और एक बॉक्स में कितनी है वो ज्ञात करनी है। ये हम सिचुएशन ले ली। तो 3 बॉक्स सीसी के और वो 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए। अब जो लड़कों का ग्रुप था उस ग्रुप में से जो उनको सीसी मिली थी उनमें से 8 सीसी क्या हो गई? टूट गई। तो 8 क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। अब उनके पास कितनी सीसी बची हैं? 10 सीसी बची हैं। तो मान लो इस सिचुएशन को अगर हम सोल्व करना चाहें तो हम सोल्व कर सकते हैं। और कैसे सोल्व कर सकते हैं? कितने वेरिएबल हैं? W है, एक ही वेरिएबल है। तो हमें इसके लिए इसी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और ये एक वेरिएबल का जो एक इक्वेशन होगी तो वो एक ही बार में सोल्व हो जाएगा, यानी कि उसका एक सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर हम W का मान बता सकते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पहले भी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने यहाँ पर W को क्या मानना था? एक बॉक्स में 24 सीसी। यहाँ हमें देखना है कि एक बॉक्स में कितनी सीसी मिली है। तो ये हम सोल्व करने के लिए इसको आगे देखेंगे। अब एक और सिचुएशन देखते हैं, या मान लो इसको सोल्यूशन करवा ही दें, तो मैं सोल्यूशन भी करवा रहा हूँ, पहले आप इसको देखें। सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो सिचुएशन है इसमें हमें W को अकेला करना है। अब W को आसपास में आपको 3 नंबर दिख रहे हैं, 3 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है और 8 भी दिख रहा है। तो हम W को अकेला करने के लिए बारी बारी से करेंगे कि W के साथ 3 गुणा में है, 2 इसके भाग में है और 8 इसके घटा में है। तो जोड़ और घटा में होता है, हमें पहले उनको ट्रांसपोज करना होता है, यानी कि दूसरी तरफ भेजना होता है। तो ये 3W/2 तो यही रहेगा और 8 इस तरफ चला जाएगा। तो 10 पहले से था और 8 क्या हो जाएगा? इधर जा करके निशान चेंज हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन का क्या तरीका है? ये एक चर वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है? जो भी चर होता है उस चर को हम एक अकेला कर देंगे और उसको स्टेप में करेंगे। तो जोड़ और घटा में है, पहले हम उनको इस तरफ भेजेंगे राइट साइड में। तो राइट साइड में जब कोई भी क्वांटिटी जाती है तो वो क्या हो जाती है? उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 18। 10 और 8 है 18 बन चुका है। अब अगले स्टेप में इसका आंसर आने वाला है। अब हम W को अकेला करेंगे। तो W जैसे अकेला होगा तो हम देखेंगे कि जो Y हमारा जो 18 इधर रखा है उसकी तरफ हम 3 और 2 को भी भेजेंगे। 3 तो है गुणा में और 2 क्या है? भाग में।
तो W के साथ जब इन दोनों को हम एक साथ भेज देंगे इस तरफ, तो ये भी जा करके क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर प्लस वाला था वो माइनस हो जाता है, माइनस वाला था वो प्लस हो गया, गुणा वाला था वो भाग हो जाएगा, भाग वाला क्या हो जाएगा, गुणा। तो ये 2 तो हो गया गुणा और 3 हो गया भाग में। इस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 को काट दिया इससे 6, तो 6 दूनी 12। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 12 आंसर आया ये क्या है, W का आ गया। यानी कि एक बॉक्स जो है सीसी का, उसमें कितनी सीसी है, 12 सीसी है। आप देख पा रहे हैं कि उसमें कितनी सीसी है, 12 सीसी। तो इस सिचुएशन की जो हमने एक इक्वेशन बनाई थी पहले जब हमने किया था तो 24 सीसी मानी थी। तो यहाँ जो बात करी है वो 12 सीसी, यानी कि 1 दर्जन पेंट की सीसी है किसके अंदर, एक बॉक्स के अंदर। तो उनको कितने बॉक्स मिले थे, 3 बॉक्स मिले थे, और 3 बॉक्स का भी आधा, यानी कि 3 बॉक्स कुल थे। 3 बॉक्स को डिवाइड किया था 2 ग्रुप में, यानी कि एक लड़कों के ग्रुप में बांट दिया था और आधा बांट दिया लड़कियों को। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि 3 बॉक्स शिष्यों के थे और उसको 2 ग्रुप में बांटा, आधा ग्रुप लड़कों को मिला, तो ये जो चीज़ है ये बता रही है कि जो लड़कों को मिली है बॉक्स वो 3 बॉक्स का आधा, यानी कि 1.5 बॉक्स मिला। और उसमें से भी 10 सीसी उनकी क्या हो गई, टूट गई, गिर गई, वेस्ट हो गई। तो अब उनके पास कितनी सीसी बची है, 10 सीसी बची है। तो मान लो इस सिचुएशन का एक समीकरण बनाए, तो ये इसकी समीकरण है और इसका सोल्यूशन है 12। आप इसको चेक भी करके देख सकते हैं कि जब आपने ये देखें कि 12 सीसी है एक बॉक्स में, तो कितनी हुई, 12 सीसी एक बॉक्स में। बॉक्स कितने थे, 3 थे, तो 12 थी, 36 उनके पास कुल थी। 36 में से उनको कितनी मिली, आधी, कितनी होगी, 18, क्योंकि आधी सीसी लड़कियों को मिली, आधी सीसी लड़कों को मिली। तो 36 में से आधा कर दिया 18, 18 में से 8 सीसी टूट गई, खराब हो गई, वेस्ट हो गई, तो कितनी बची है, 10 ही बची है। तो ये मैच हो चुका है। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। एक और सिचुएशन ले रहे हैं, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि 2 बॉक्स ऑफ टॉफी 3 बॉयज में बांटने हैं, यानी कि 2 डब्बे हैं टॉफी के और वो 3 लड़कों में बांटने हैं या 3 बच्चों में डिवाइड करने हैं, प्लस 7 चॉकलेट, कुल 7 चॉकलेट हैं। तो उसको अगर हम दिखाना चाहें तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में से दिखाएंगे कि मान लो एक बॉक्स में टॉफियों की संख्या कितनी है, Z है। कितनी टॉफी है, Z। जब भी हमें किसी चीज़ का संख्या का पता नहीं होता तब हम उसको वेरिएबल के रूप में, चर के रूप में X, Y, Z, W, T इस प्रकार से मान लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें टॉफी के बॉक्स में क्या मान लिया, Z टॉफी मान ली। और टॉफी के बॉक्स कितने हैं, 2 बॉक्स हैं, तो हम उसको लिखेंगे 2Z, यानी कि कितनी टॉफी होगी, टोटल 2Z टॉफी होगी। और वो बच्चों में कितनी डिवाइड होनी है, 3 बच्चों में डिवाइड होनी है। तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी, 2 बॉक्स की सारी टॉफियों में से तीसरा हिस्सा, यानी कि 1/3। और अगर हम पूरे को देखें तो ये है 2/3 ऑफ Z, यानी कि 2 बॉक्स थे Z के और 2 बॉक्स थे इनके टॉफी के, तो 2 से गुणा हुआ और वो 3 लड़कों में डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो ये जो सिचुएशन थी कि 2 बॉक्स टॉफी के 3 लड़कों में डिवाइड किए हैं, 3 बराबर भाग बांट दिए, तो 2Z/3 ये आपकी अलजेब्रिकली एक बना। और 7 टॉफी अलग से रखी है, टॉफी है या चॉकलेट है वो कुछ भी, ये इसको खुले में जो चीज़ है वो पैकेट के रूप में थी, पैकेट के बाहर जो रखी उसको हम प्लस या माइनस में दिखा सकते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट हो तो, ठीक है। तो ये आपका एक 2Z/3 एक अलग से बनी है। एक और इक्वेशन ले रहे हैं, मान लो पेपर का रिम आपने देखा होगा बाजार में या प्रिंटर के लिए आप पेपर लाते हैं तो उसको हम रिम बोलते हैं। एक बॉक्स, एक पैकेट मिलता है पेपर का, उसको बोलते हैं रिम। तो ये कह रहा है हाफ, यानी कि आधा रिम, पेपर का जो पूरा बंडल है उस बंडल का आधा, यानी कि हाफ रिम पेपर -50 सीट, और 50 सीट भी उन्होंने डिवाइड कर दी, बांट दी। तो मान लो एक पूरा रिम था, पूरे रिम में से मेरे को कितना मिला, मेरे को मिला मान लो आधा रिम, ठीक है। तो आधा रिम मेरे को मिला, उसमें से मैंने 50 सीट बांट दी। तो उसको कैसे दिखा रहे, V मान लिया हमने, एक रिम में कितनी सीट है हमें नहीं पता, तो उसको हमने V सीट मान ली कि एक रिम के अंदर कितनी सीट है, V सीट है। X भी मान सकते हैं, Y भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, V ले लिया। तो V का बटा 2, क्योंकि मैंने आधा रिम है, एक रिम में कितना मान लिया, V सीट मान ली। तो एक रिम में V सीट है तो आधा कर दिया, तो V/2 मेरे पास है। अब उसमें से क्या करा, 50 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, दे दी। अब मेरे पास कितनी सीट बची हैं, 200 सीट बची है। तो ये एक इक्वेशन फिर से बना दी। तो मैंने हर बार
एक एक सिचुएशंस का एक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया है और एक एक इक्वेशन बनाने की समझाने की कोशिश की। ये बिल्कुल इसको एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करके फिर किसी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया है, किसी में फिर इक्वेशन बनाई है। तो इस प्रकार से ये मैंने इक्वेशन बनाई है, इसको ध्यान से देखो। ये क्या कह रहा है, एक रिंग का आधा भाग मेरे को मिला, उसमें से मैंने 50 सीट को दे दिया। तो अब मेरे पास कितनी सीट बची है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास अब 200 सीट बची है। यानी कि ये जो इक्वेशन जब बनी है तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास अब कितनी सीट है, 200 सीट है। और रिम मैं लाया था, आधा रिम मेरे को मिला था। जब हम बाजार से लाए दुकान पे तो हमें पूरा रिम लिया था, पूरे रिम में से मेरे को कितना मिला, आधा रिम मिला। तो मैं कह रहा हूँ कि हाफ रिम मेरे पास आया और मैंने उसमें से 50 सीट दे दी। अब मेरे पास कितनी बची, 200 बची। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, तो ये बन जाएगी एक अलजेब्रिक इक्वेशन। V क्या था, टोटल नंबर ऑफ सीट इन ए रिम। एक जो रिम है, एक जो पैकेट है पूरा सीट का, A4 साइज की सीट जिस पे हम काम करते हैं, तो उसके अंदर V नंबर ऑफ सीट्स हैं। यानी कि जैसे 20 सीट, 50 सीट, 100 सीट, 500 सीट, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 सीट है और उसकी कितनी सीट मिली, मेरे को आधा मिली है। तो हाफ कह दें या 1/2 भाग कह दें रिम का, और 50 सीट मैंने घटा दी, यानी कि उसमें से घटा दी, हटा दी, दे दी, तो घटा कर दिया। कितनी सीट, 50 सीट। अब मेरे पास कितनी बची, 200। तो हम उसको इक्वल टू के साइन के बराबर में लिखेंगे। तो जब भी हम इक्वेशन बनाएंगे तो जो हमारे पास बचा है उसको हम इक्वल टू लगा करके लिखते हैं। या कॉस्ट के रूप में देखें तो 2 चीज़ें हमने खरीदी, मान लो एक चीज़ का भाव X रुपीज़, वो 2 किलो चीज़ है, दूसरी चीज़ का भाव Y रुपीज़ और वो 5 किलो है। तो कुल जो कॉस्ट है दोनों को मिला करके 200 रुपीज़ है, तो उसको हम बराबर में 200 लिखेंगे। तो ये कॉस्ट के रूप में जो रुपए हैं, पैसे जो हमारे लगे हैं वो क्या है, 200 रुपया। ऐसे यहाँ दिखाया था कि जब हमने 5 किलो आम खरीदे थे और 2 किलो सेब खरीदे थे, तो उनकी कॉस्ट, 5 किलो आम की कॉस्ट क्या हुई, 5x, और 2 किलो सेब की कॉस्ट क्या हुई, 2y। तो ये जो कॉस्ट है दोनों मिल करके कितने रुपए पे करे, 900 रुपये पे करे। तो ये यहाँ पर इज इक्वल टू में 900 है। तो 900 क्या है, रुपये है, और 5 क्या है, 5 किलो आम है, 2 क्या है, 2 किलो एप्पल है। तो एप्पल का जो भाव है वो हमने y दिखाया, मैंगो का भाव है वो x दिखाया, यानी कि किस रेट से, किस दर से मिल रहा है। तो इस प्रकार से अब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है या इक्वेशंस है, इनमें हमें ये ध्यान रखना कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट वो है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट प्लस का 5 है, x का कोफिशिएंट प्लस का 2 है, t का कोफिशिएंट 8 है, 10 क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद। ऐसे यहाँ पर 7 क्या है, अचर पद, 5 क्या है, अचर पद, w भी चर है, वेरिएबल है, फिर ये z भी वेरिएबल है, चर है, v भी एक चर है, वेरिएबल है। अब लास्ट सिचुएशन देखें। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, हर क्लास में आते हैं। ये एक मैंने क्वेश्चन 7th क्लास का दिया है, आप इसको देखें कि 35 साल का एक फादर है, 35 ईयर ओल्ड फादर, 2 more thrice of his daughter, यानी कि अपनी पुत्री से 2 साल, दुगने से भी 2 साल ज़्यादा है। ये क्या बोल रहा है, तिगुने, थ्राइस है, थ्राइस मीन्स तिगुने, यानी कि अपनी पुत्री की आयु के 3 गुणे से भी 2 वर्ष ज़्यादा है। और कितने साल का है, 35 साल का है। तो उस पुत्री की आयु क्या होगी। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखें। तो ये एक इक्वेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम ये कहें कि किसी भी चीज़ की वैल्यू जब हमें पता नहीं होती तो हम क्या मान लेते हैं, हम उसको वैल्यू को x मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमें डॉटर की एज हमें नहीं पता, उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो हमने यह मान लिया x, ठीक है। किसकी एज है, डॉटर की एज है। तो डॉटर की एज से 2 ज़्यादा 3 गुणे से भी, यानी कि जो पुत्री की आयु है उससे भी 3 गुना और उससे भी 2 ज़्यादा है, यानी कि पिता की आयु जो है वो कितनी है, पुत्री की आयु का 3 गुना कर दो और फिर उसमें 2 भी ऐड कर दो, ज़्यादा और कर दो। तो ये 2 more than thrice, यानी कि पुत्री की आयु का 3 गुना भी कर दो और 2 और भी जोड़ दो, फिर जा करके वैल्यू बनती है पिता की आयु। और पिता की आयु तो हमें दी हुई है, पिता की आयु कितनी है, 35 साल। तो यहाँ पर पुत्री की आयु ज्ञात करने के लिए हम एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों की आयु में से एक बंदे की आयु दे रखी है और बाकी दे रखी है कंडीशंस।
सिचुएशंस स्टेटमेंट, तो ये एक स्टेटमेंट कहेंगे हम, सिचुएशन कहेंगे। इसमें एक वेरिएबल बचा है जिसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी, इस वेरिएबल को समझे। तो ये वेरिएबल यहाँ पर कौन हुआ, यहाँ पर वेरिएबल हुआ जिसकी वैल्यू जिसको हमें नहीं पता, वो है डॉटर की एज। डॉटर की हमें एज हमें फाइंड आउट करनी, तो जिसकी एज हमें फाइंड आउट करनी उसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स मान लेते हैं। चलिए अब कंडीशन क्या है यहाँ पर, कंडीशन कह रहा है कि पुत्री की आयु का 3 गुना, थ्राइस, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, थ्राइस का मतलब 3 गुना, तो थ्राइस का मतलब है उसकी आयु को 3 गुना भी कर दो और मोर यानी कि जोड़ दो, कितना, 2 और जोड़ दो, तब किसकी आयु है, 35 साल आयु है उसके पापा की। तो हम इसको कंडीशन को इस प्रकार से लिखेंगे, जो पुत्री की आयु है उसका क्या कर दिया हमने, 3 गुना कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं 3 थ्राइस ऑफ डॉटर एज, यानी कि डॉटर की एज क्या माननी थी, एक्स माननी थी, और उसका हमने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, और क्या कर दिया उसमें भी 2 जोड़ दिया। तब वैल्यू किसकी आती है, यानी कि पुत्री की आयु का 3 गुना भी कर दिया, 2 ज्यादा भी कर दिया। अब किसकी आयु है, पिता की आयु है, और पिता की आयु है कितनी, 35 साल है। तो हमने यहाँ पर लेना है इक्वल टू का निशान, और ये आ गया 35। समझ में आ रहा है। तो ये जो सिचुएशन थी, स्टेटमेंट थी, कंडीशंस थी, इन कंडीशंस के बेस पे हमने एक अलजेब्रिक इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था कि हमें x जो वेरिएबल है उसको अकेला करना होता है, और उसको अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी x के साथ आपको कोफिशिएंट दिख रहे हैं चाहे अचर पद दिख रहे हैं, तो आपने ये पहचान करनी कि कोफिशिएंट कौन है और अचर पद कौन सा है। अचर पद तो होगा वो तो प्लस माइनस में होगा, और कोफिशिएंट होगा गुणा और भाग में। तो कोफिशिएंट को हमने भेजना है तो पलट देंगे, गुणा है तो भाग करेंगे, भाग है तो गुणा करेंगे, और जो अचर पद है उसको हम दूसरी तरफ भेज करके साइन चेंज कर देंगे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि प्लस माइनस वाले को हम यानी कि अचर पद का पहले हिसाब करेंगे, अचर पद को भेज देंगे। तो अचर पद क्यों भेजेंगे, क्योंकि ये 35 के जैसा ही है, तो 2 को हम भेजेंगे 35 की तरफ, तो कितना हो जाएगा 35, और यहाँ 2 कैसा है, प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना बन गया 33। अब यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 3x बचा है सिर्फ, क्योंकि हमने इक्वेशन को जब सोल्व करना है तब हमें स्टेप में करना है। मैं ये दोनों मैंने सोल्यूशन कर दिए, जल्दी में सोल्यूशन हम आगे लेंगे अच्छी तरीके से डिटेल में। तो जब भी हम इक्वेशन करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, तो हमें स्टेप में करना है। पहले हमने x के साथ कोफिशिएंट को बाद में छेड़ना है, कांस्टेंट को पहले यहाँ से हमने दूर हटा देना है। तो यहाँ से जब हम 3x को यहीं रखेंगे तो 2 को इधर भेज दिया, तो यहाँ पर 3x। अब की बार जो स्टेप आएगा उसमें x अकेला हो जाएगा, तो x अकेला हो जाएगा। तो x अकेला होने के लिए क्या करेगा, जो 3 है वो क्या है, गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि गुणा है वो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 33 के डिवाइड में 3, तो काट देंगे, काटने के बाद क्या आएगा 11 साल, यानी कि जो पुत्री है उसकी आयु कितनी है, 11 साल की है। अब इसको चेक भी करके देख लेते हैं कि क्या ये वास्तव में सही है कि हमने पुत्री की आयु जो बताई वो कितनी बताई, 11 साल बताई। अब चेक करके देखते हैं कि पुत्री की आयु का 3 गुना, पुत्री का आयु का 3 गुना, तो 11 का 3 गुना कितना हो गया 33, और 2 ज़्यादा कर दिया तो 33 में 2 ज़्यादा करने पर कितना बना 35, और पिताजी की आयु कितनी बताई थी 35, इसका मतलब मैच कर रहा है। तो इसका मतलब पुत्री की आयु 11 साल की है, और हमने ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पा लिया। अब बेटा ये जो जितनी भी सिचुएशन से हमने कंडीशन से या स्टेटमेंट जो आप देखते हैं, इनको मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एक्चुअल में जो सिचुएशन जो होगी, ये स्टेटमेंट जो होगी, वो क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रॉब्लम क्या होगी, मैं उनको भी अभी डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखिए मान लीजिए हम इसी की बात करें कि ये सिचुएशन थी और इसकी ये समीकरण थी। इस समीकरण को मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कि 2 किलो पोटैटो एंड 5 kg टोमेटो कॉस्ट 200 रुपीज़। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये है। इसको जब हम अलजेब्रिकली बनाएंगे तब आप देखेंगे कि हमने जो समीकरण जो इक्वेशन बनाई थी वो यही थी, 2 किलो पोटैटोज, यानी कि जब हम किसी सिचुएशन में देखेंगे
कि मान लो हमें पोटैटो की वैल्यू पता नहीं कि पोटैटो किस भाव से मिल रहे हैं, तो हमने उसको क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। तो 2 किलो एक्स के भाव से तो 2x इसका कॉस्ट होगी। ऐसे ही 5 केजी टमाटो, उनकी कॉस्ट क्या हुई, 5x। इसको एक और रूप में भी लिख सकते हैं। मान लो हम ये लें कि दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने जो संख्या सोची उसको कहा कि तू अपनी संख्या का दुगुना कर दे, रख लिया उसने। एक दोस्त ने सोचा x और उसको हमने क्या कहा कि भी दुगुना कर ले। तो ये कहेंगे कि राम ने जो सोचा उसको क्या करने के लिए कहा, ट्वाइस, यानी कि तेरी संख्या को तुम दुगुना करके रख ले और नोटबुक में लिख ले। फिर कहा हमने श्याम को कि श्याम आपने जो संख्या सोची है उसको 5 गुना कर दे, ठीक है। उन्होंने कर दिया और नोटबुक में लिख लिया। अब दोनों मिलकर के कहते हैं कि दोनों का जो जोड़ है वो कितना है, 200 है। तो ये सिचुएशन भी इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि एनी नंबर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि किसी संख्या का 2 गुना और दूसरी संख्या के 5 गुणे में जोड़ने पर 200 मिलता है। ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है, सिचुएशन क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ये देखें कि मान लो हमने लिया कि 5x 2y, तो यहाँ थे 5 किलो आम और 2 किलो सेब और उनकी कॉस्ट क्या बताई, 900 रुपये। तो इसको सीधा से हम बोल सकते हैं कि जो 5 किलो आम थे उनकी कॉस्ट यानी कि उनकी लागत और 2 किलो सेब उनकी लागत, दोनों की लागत क्या है, 900 रुपये। जब भी कोई चीज़ की लागत या कोई चीज़ों की संख्या का, तो इक्वल टू का निशान लग जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर कॉस्ट है, आम का भाव क्या मान लिया था, x मान लिया था, तो x आम का भाव है और 5 किलो आम है। ऐसे ही y सेब का भाव है और सेब कितने हैं, 2 किलो है। तो दोनों कॉस्ट को जोड़ने पर कितनी कॉस्ट बनी, 900 रुपये। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रकार से जितनी भी आप प्रॉब्लम्स को, इनको आप, ये तो डायरेक्टली प्रॉब्लम है ही एक किस्म से कि एक सिचुएशन डायरेक्टली बोल दी जाए आपको कि एक पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु के 3 गुने से भी 2 ज़्यादा है और पिता की आयु 35 वर्ष है, तो फिर पुत्री की आयु ज्ञात करो। तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा। ऐसे ही सीट वाला देखिए कि किसी संख्या के आधे में से 50 घटाने पर 200 मिलता है। किसी संख्या का, अब किसी संख्या को हम क्या लेते हैं, यहाँ पर देखिए किसी संख्या को क्या लिया, v लिया, तो हम इसको लिखेंगे किसी संख्या का आधा के आधे में से 50 घटाने पर 200 मिलता है, घटाने पर 200 मिलता है, पाया जाता है, प्राप्त होता है, ये हम लिखेंगे। तो ये कोई क्वेश्चन की फॉर्म में, प्रॉब्लम की फॉर्म में आपसे पूछा जाता है, पहेली के रूप में पूछा जाता है। ये पहेली बनती है कि कोई संख्या, ऐसी संख्या बताओ जिसका आधा कर लें और उसमें 50 घटा दें तो भी 200 बचें, तो ऐसी संख्या क्या है। तो ये भी आपका एक प्रॉब्लम है। ऐसे ये देखिए बॉक्स वाला, टॉफ़ी वाला, कि जो टॉफ़ी है 2 बॉक्स ऑफ टॉफ़ी और 3 बच्चों में डिवाइड करी, तो ये 2/3 ऑफ एनी नंबर। हम इसको ये भी कह सकते हैं किसी संख्या के 2/3 में 7 जोड़ने पर 27 मिलता है। 7 जोड़ने पर 27 मिलता है, तो वो संख्या बताओ। मान लो आपको कोई कहे कि किसी संख्या का 2/3 का मतलब दुगुना करो और 3 से भाग कर दो, उसको 2/3 बोलते हैं। ऐसे ही हाफ यानी कि संख्या का आधा करो, 3/4, 1/4 का मतलब एक संख्या का चौथा हिस्सा, 3/4 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, और 2/3 का मतलब है 3 हिस्सों में से 2 हिस्से। मान लो 3 हिस्से हैं, जैसे आपने कोई केक लिया और केक को हमने 3 दोस्तों में बांटना है, तो 3 दोस्तों में बांटने के लिए हमें 3 हिस्से करने पड़ेंगे।
तो ये 3 हिस्से हो चुके हैं और किसी को मिला 2/3, यानी कि एक ने कहा कि भी 2/3 लूँगा मैं, तो ये 2/3 का मतलब है 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, तो ये भाग 2/3 है। 2/3 का मतलब है 3 में से 2। तो किसी संख्या का 2/3 में 7 जोड़ने पर 27 मिलता है, तो वो संख्या बताओ। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रकार से आपने ये आज की अलजेब्रा को समझने के लिए डिफरेंट सिचुएशन समझी, और सिचुएशंस को समझने पर ही हम जो है ना इक्वेशन बना पाएंगे, और इक्वेशन से हमने डायरेक्टली मैथ की प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को भी डील किया, और ये शॉर्ट फॉर्म में जो है ना सिचुएशंस थी जिसको हमने रिप्रेजेंट किया एज ए एक्सप्रेशन और इक्वेशंस। तो आज की वीडियो में अलजेब्रा को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बेसिक जो है ना तीसरी वीडियो बनाई है। इसके बाद फिर हम लेंगे लाइक और नॉन लाइक टर्म, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो अलजेब्रा का जो आगे आने वाली वीडियो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अलजेब्रा को समझेंगे, समझने के बाद हमें ऑपरेशन करने हैं, यानी कि जोड़ घटा गुणा भाग, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ें करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग सभी इसको शेयर कर दें, और लिंक में आपको जल्दी से लिंक मिल जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस आप अपनी 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की कक्षाओं में अपने सिलेबस में जहाँ पर भी मिले तो आप इसको कनेक्ट करके और इनको सिचुएशंस को आपने इक्वेशन में फ्रेम करना है, और फ्रेम के बाद हम फिर सोल्यूशन पे चलेंगे। तो बेटा ये आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊं। यानी कि मैंने 3 वीडियो सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए, अलजेब्रा को ये बताने के लिए कि अलजेब्रा कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा एक प्रयास है, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो एक वीडियो अंडरस्टैंडिंग अलजेब्रा की बेसिक जो ना बनाएंगे। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी ऑपरेशन ऑन अलजेब्रा करने वाला हूँ। थैंक यू ऑल।